आज के समय सिर्फ दो ही ऐसे तरीके हैं जिससे लाइट को रेस में हराया जा सकता है, और इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये दोनों तरीके लाइट को रेस में हरा भी रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं विज्ञान का एक क्रांतिकारी सफर। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर, ये एक फैमिली वीडियो है। इसमें फिजिक्स के किसी भी नियम के खिलाफ कोई भी हिंसा नहीं की गई है। इस वीडियो में दिखाई गई सारी बातें 100% सत्य हैं, और टाइटल और इंट्रो देखकर कमेंट बॉक्स में महाभारत शुरू मत करना। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ कोबलेंस में वैज्ञानिकों ने फोटॉन्स को लाइट की स्पीड से भी तेज चला दिया, और ये बात सन 2007 की है। यानी मैं नया नया इंजीनियर बनने वाला था। कानों तक खबर हमारे भी पहुंच गई। पहले मुझे लगा बताने वाले का दिमाग खराब है, पर उसका कॉन्फिडेंस देखकर लगा हो सकता है अपने ही कान खराब हों। लेकिन जब पता लगा कि बताने वाले का दिमाग और सुनने वाले के कान यानी मेरे कान दोनों ठीक हैं, तो भाई साहब मेरा तो दिल ही बैठ गया, क्योंकि ये तो सीधा फिजिक्स के फूफा एल्बर्ट आइंस्टाइन पर हमला था। ये दुष्ट लोग तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को निपटाने के चक्कर में थे। यानी जिस थ्योरी को कॉलेज में सबको समझाकर मैं हीरो बन के आइंस्टाइन वाली फीलिंग ले रहा था, ये तो उसी के पीछे पड़ गए थे। मेरी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होगी। नया नया कंप्यूटर चलाना सीखा था, बोले तो ऑन ऑफ करना आ गया था। गूगल के भी दर्शन हो गए थे, तो मैंने घंटों बैठकर रिसर्च पेपर छान मारे, और मुझे पता लगा खबर बिल्कुल पक्की थी। ऐसा सच में हुआ था, लेकिन बताने वाले ने पूरी खबर नहीं बताई थी। अब जर्मनी में किए गए एक्सपेरिमेंट को समझाने में कई वीडियो लग जाएंगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस एक्सपेरिमेंट में की गई ऊट पटांग हरकतों का लिंक डाल दूंगा, जिसे आप बड़ी आसानी से वीडियो को पूरा देखने के बाद समझ सकते हो। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट तो सही था, रिजल्ट भी सही था, यानी फोटोन सच में लाइट की रफ्तार से तेज निकल गए थे, पर रिजल्ट का मतलब गलत निकाला गया था। ये असली फोटोन नहीं थे। कुर्सी की पेटी बांध लो, क्वांटम मैकेनिक्स में घुसने वाले हैं। ये थे वर्चुअल फोटोन्स। हाँ जी, इस नाम की भी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर ये नाम सुनते ही दिमाग में आता एक सवाल, आखिर ये है क्या चीज? देखो, अगर आपने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ा हो तो आपको क्वांटम फ्लक्चुएशंस के बारे में जरूर पता होगा, या वैक्यूम फ्लक्चुएशंस भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है, रियलिटी में फोटोन्स वहां पर है नहीं, पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि फोटोन्स वहां पर है, इसीलिए उन्हें वर्चुअल फोटोन्स कहा जाता है। और वर्चुअल फोटोन्स की रफ्तार लाइट की रफ्तार से तेज निकल सकती है। इसे आप कुछ कुछ एंटमैन मूवी में दिखाए गए इस सीन से जोड़कर देख सकते हो। हालांकि ये परफेक्ट एग्जांपल तो नहीं है, पर विजुअलाइज करने में आपकी मदद जरूर करेगा। इस पर्टिकुलर सीन में वो मैटर जिससे ये बॉडी बनी है, वो क्वांटम वर्ल्ड में फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी असलियत में वो मैटर है कहां, ये किसी को नहीं पता। जब वो इकट्ठा होता है तो दिखाई देता है, और जब वो इकट्ठा नहीं होता तो कहीं और दिखाई देता है। देखो, इसको मैं बड़े अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ये पता होना बहुत जरूरी है कि जिसको मैं ये वीडियो समझा रहा हूँ उसे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कितना पता है। नहीं तो वीडियो कतई टॉर्चर हो जाएगी, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स लॉजिक से बाहर चलती है। तो इस वीडियो के लिए इस डिस्कशन को यहीं तक सीमित रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा सरदर्द दे रही है तो इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के दरबार में सर दर्द तो होगा ही भाई साहब। यहाँ किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। चलो थोड़ा सरल भाषा में समझाता हूँ। वर्चुअल फोटोन का अर्थ होता है असली फोटोन के ना होते हुए भी उसके इफेक्ट का मौजूद होना। अब ये बात पूरी तरह से तो सही नहीं है, पर इसे ज्यादा घुमा फिरा कर बताने से और मुश्किल बढ़ जाएगी। अब ये वर्चुअल फोटोन तब ही बन सकते हैं जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम टपका दिया जाए। ये बात मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम के लटकने टपकने को सपोर्ट करता है, लेकिन बस मोमेंटरीली, परमानेंटली नहीं। और जिनको ऊपर बताई गई कोई भी बात समझ में नहीं आई है, उनके लिए शॉर्ट में बता देता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कोई खतरा नहीं है। जिन फोटोन्स के लाइट की स्पीड से तेज निकलने की बात उस एक्सपेरिमेंट में की गई थी, वो वर्चुअल फोटोन्स थे, और ये बस इतने थोड़े समय के लिए थे जिससे रियलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से एक बात तो साबित हो गई, हमारा विज्ञान बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। यहाँ सब कुछ सही नहीं है, हम सब कुछ जानते ही नहीं है, और एक गड़बड़ को छुपाने के लिए 10 नई चीजें बनाई जाती हैं। विज्ञान को बहुत सरल किया जा सकता था, लेकिन वैज्ञानिकों के अहम की लड़ाई ने इसको मुश्किल बना दिया। कोई बात नहीं, अब इसी को झेलना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले एक सवाल से। अगर लाइट की रफ्तार को लाइट की रफ्तार कहते हैं, तो लाइट से तेज रफ्तार को क्या कहेंगे? वेल, अपने को टेंशन नहीं लेने का, ये काम पहले ही किसी ने हमारे लिए कर दिया है, और उसके बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो क्लिप देख लो। Prepare ship for light speed. No, light speed is too slow. Light speed too slow? Yes, we're gonna have to go right to ludicrous speed. Ludicrous speed.
मुझे पता नहीं आपको हंसी आई या नहीं आई, पर जब मैंने ये वीडियो क्लिप देखी थी तो मैं बहुत देर तक हंसा था। ऐसे नाम कौन रखता है? ये हॉलीवुड वाले कुछ भी उठपटांग बना देते हैं और उसके बाद हम ये सोचते हैं भाई साहब इन्होंने बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, कोई ना कोई विज्ञान तो जरूर होगा इसके पीछे। पर ऐसा नहीं है। लाइट से तेज चलने वाली किसी भी चीज के लिए अभी तक कोई भी नाम नहीं रखा गया है। चलो चलो मजाक बहुत हो गया, अब जरा सीरियस बातों पर आते हैं। ये जो शब्द है स्पीड ऑफ लाइट, जिसे मैं अक्सर बोलता हूँ, पूरी इज्जत के साथ बोलता हूँ, आखिर इसका मीनिंग क्या है? असल में स्पीड ऑफ लाइट से मेरा मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। जब भी मैं या कोई और भी स्पीड ऑफ लाइट बोलता है तो इसका मतलब है कि लाइट फ्लैट स्पेस टाइम और वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है और सिर्फ इन्हीं दो परिस्थितियों में लाइट की रफ्तार 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास होगी। बोले तो लाइट बहुत बहुत तेज है। लो जी, लाइट चालीसा यहाँ पर खत्म होती है। भैया विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए तो लाइट चालीसा भी एक विषय है। लाइट है ही चीज ऐसी जो समझ में आए तो दिक्कत और समझ में ना आए तो भी दिक्कत। वापस आते हैं मुद्दे पर। तो आखिर लाइट को रेस में कैसे हरा सकते हैं? चलो पहले तरीके के बारे में बात करते हैं। किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को ले लो, जैसे कांच या पानी। चलो कांच को ले लेते हैं। अब जैसे ही लाइट ग्लास में एंटर करती है तो उसकी रफ्तार घट जाती है और ये बिल्कुल बेसिक लेवल का साइंस का क्वेश्चन है जिसका जवाब लगभग इस समय वीडियो देख रहे हर व्यूअर को पता होगा। लेकिन अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को ग्लास में लाइट की रफ्तार के आसपास छोड़ दें तो भाई साहब वो लाइट को बहुत बुरी तरह से रेस में हरा देगा। बोले तो लाइट की इज्जत का बिल्कुल कचरा कर देगा। अगर टेक्निकल पॉइंट पर देखा जाए तो लाइट रेस में हार तो गई है, पर फिर भी मैं ये कहूंगा यहाँ चीटिंग हुई है। चार्ज पार्टिकल ने लाइट को रेस में तब हराया जब लाइट की रफ्तार घट गई। लेकिन अगर कोई गली मोहल्ले का धुरंधर आइंस्टाइन आपसे इस विषय में बहस करने लगे तो उठा के ये एक्सप्लेनेशन दे मारना, थोड़ी देर के लिए तो सन्नाटा छा ही जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं विज्ञान के दो जरूरी सवाल। आखिर लाइट धीरे कैसे हुई? और ये तो ठीक, पर इलेक्ट्रॉन या कोई और चार्ज पार्टिकल वो धीरे क्यों नहीं हुआ? और उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने ही लाइट को रेस में हराया है। चिंता ना करो, सारे सवालों का जवाब दूंगा, वो भी पूरे लॉजिक के साथ। आओ जानते हैं पहले कि लाइट धीरे कैसे हुई। ये तो आपको पता ही होगा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हाँ, यहीं से खुलेंगे सारे राज। अब मेरी ही एक पुरानी वीडियो की एक छोटी सी क्लिप देखो। लाइट के स्लो होने के पीछे उसका वेव नेचर है। अच्छे से समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि दो वेव ऐड कैसे होती हैं। अगर आप दो वेव जिनकी पीक एक ही जगह है उन्हें ऐड करें तो रिजल्टेंट वेव की पीक दोनों से बड़ी होगी, और दोनों वेव की पीक अपोजिट है तो वो कैंसिल हो जाएंगी। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों वेव अलग अलग स्पीड में मूव कर रही हो और आप उन्हें ऐड करें, तब जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो दोनों से अलग स्पीड में मूव करेगी। हम ये तो जानते ही हैं कि लाइट इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए लाइट वैक्यूम से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है जो कि एटम से मिलकर बना है, और अगर एटम है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो मूव करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हैं जिनकी वजह से दो ऑसिलेटिंग वेव प्रोड्यूस होंगी, और जब आप उन दोनों ऑसिलेटिंग वेव को ऐड करेंगे तो आपको एक नई वेव मिलेगी। और अब ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नई वेव स्लो होगी। अब इसे देखने के बाद ये तो समझ आ ही गया होगा कि लाइट धीरे कैसे हुई। लेकिन अब यहाँ एक और सवाल आता है, ये धीरे ही क्यों हुई, तेज क्यों नहीं हुई? ये एक तरफा इलू इलू नहीं चलेगा, क्योंकि वेव के ऐड होने से रफ्तार तेज भी हो सकती थी पर हुई नहीं। और अब हम जानेंगे इसके पीछे का कारण। बढ़िया सवाल है ना? अब देखो जवाब भी बड़ा मजेदार है। इसके पीछे वैज्ञानिकों ने ये माना कि जब फोटोन ग्लास में घुसा तो एटम्स के इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करने के चक्कर में उसने अपनी काफी सारी ऊर्जा खो दी, यानी एनर्जी घट गई। लेकिन क्योंकि फोटोन ने एटम के इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर दिया था तो इलेक्ट्रॉन के डिस्टर्बेंस की वजह से बनने वाली नई ईएम वेव जब लाइट की ईएम वेव के साथ जुड़ी, जिसे हम फिजिक्स में सुपर इम्पोजिशन भी कहते हैं, तो ओवरऑल एनर्जी कम होने के कारण लाइट पहले से धीरे हो गई। अब जानते हैं उस सवाल का जवाब कि ग्लास से निकल रहे इलेक्ट्रॉन धीरे क्यों नहीं हुए थे। समय आ चुका है चेरनकोव इफेक्ट को जानने का। अब हमें यह तो समझ आ गया कि फोटोन ग्लास के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करने में अपनी जो एनर्जी खो रहा है उसी की वजह से वो धीरे हो जाता है। और अब आप पूछोगे मेरे से एक सवाल, सर ये चल क्या रहा है? फोटोन तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो वो एक चार्ज पार्टिकल पर कैसे असर डाल सकता है? आप बिल्कुल सही हो, परंतु फोटोन के पास वेव नेचर भी होता है और वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रॉन को जरूर डिस्टर्ब करेगी। उदाहरण के लिए अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रॉन को एटम से ही बाहर निकाल दे तो इसी को तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। वापस चलते हैं मुद्दे पर। जब ग्लास में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो भी लाइट की रफ्तार के बिल्कुल आसपास, तो वो देखता है अरे वाह वाह, यहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, यानी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ही
इलेक्ट्रॉन हैं। अब वो थोड़ा मस्ती मजाक करने के लिए, वहां पर टहलने वहलने के लिए अपनी एनर्जी को लूज करेगा, यानी एक फोटोन को एमिट कर देगा। और जैसे ही ये फोटोन एमिट होता है, ये तुरंत ही किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कभी भी स्लो हो ही नहीं पाता और ये फोटोन ब्लू कलर की लाइट छोड़ता हुआ पानी में दिखाई देता है। और इसी को हम चेरनकोव रेडिएशन बोलते हैं। जब हम पानी में न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टार्ट करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाले चार्ज पार्टिकल फोटोन को रेस में हरा देते हैं और जब ऐसा होता है तो ये नीले कलर की रोशनी निकलती है, बोले तो चेरनकोव रेडिएशन। अब जिसको ये ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आई है, उसके लिए मेरे पास एक और उदाहरण है। मान लो एक बाल्टी में 5 लीटर पानी भरा हुआ है और उसमें 5 लीटर पानी ही आ सकता है, तो अगर मैं उसमें 1 लीटर पानी और डाल दूं तो वो बाहर ही गिरेगा। लेकिन अगर आप मेरे से ये कहोगे कि क्या ये वही 1 लीटर पानी है जो मैंने बाहर से डाला, वही बाल्टी से बाहर गिरा है, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बाल्टी से पानी बाहर जरूर आया है और वो पानी 1 लीटर ही है। तो ठीक इसी तरह से पानी या ग्लास में इलेक्ट्रॉन के घुसते ही ये कोई नहीं बता सकता कि बाहर आने वाला इलेक्ट्रॉन वही है जो अंदर घुसा था, पर यह बात पक्की है कि बाहर इलेक्ट्रॉन ही आएगा और पूरी प्रॉपर्टीज के साथ आएगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा? पहला, लाइट को रेस में हराया जा सकता है अगर लाइट की रफ्तार धीरे हो जाए तो, जो ग्लास और पानी में बिल्कुल होती है। और लाइट धीरे क्यों होती है, हमने उसका कारण भी जान लिया, उस घटना के बारे में भी जान लिया जब फोटॉन्स लाइट की रफ्तार से तेज ट्रेवल कर रहे थे और वो ऐसा क्यों कर रहे थे, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर इस हरकत का कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था, ये भी जान लिया। फिर हमने ये भी जाना कि लाइट को रेस में चार्ज पार्टिकल ने कैसे हराया और उसकी रफ्तार धीरे क्यों नहीं हुई। लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो लाइट को उसी के मैदान में बुरी तरह से हरा रही है, जानेंगे उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।